मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूटीनम पढ़ा था, तो आज थोड़ा सा ड्यूटीनम को रिपीट करके थोड़ा आगे चलते हैं। ड्यूटीनम के अंदर जैसे एंजाइम प्रीकर्सर आते हैं। प्रीकर्सर यानी जो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते, इनिशियल फॉर्म में होते और उसके बाद जो है ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रीकर्सर कहते हैं। इसी तरह से या किसी और फॉर्म में होंगे देन जो है केमिकली जो दूसरा उसका फॉर्म बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रीकर्सर। उसे हम कहते हैं प्रीकर्सर कहते हैं। एसटीपी बुक में भी है ये प्रीकर्सर टर्म यूज हुआ है। चैप्टर 2 के अंदर आपने जैसे पढ़ा होगा कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल जो प्रीकर्सर है, ठीक है, इस हवाले से। तो 2 इम्पोर्टेंट एंजाइम प्रीकर्सर्स कौन कौन से हैं, जैसे पैंक्रियाटिक जूस के हवाले से एक है ट्रिप्सिनोजेन और दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजेन। ये पैंक्रियाटिक जूस के प्रीकर्सर है यानी इनएक्टिव फॉर्म में। आगे चल के ये जो है एक्टिव फॉर्म इनकी होगी। बोथ आर इनएक्टिव फॉर्म्स। तो सबसे पहले जैसे ट्रिप्सिनोजेन है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट एन एक्टिवेटर एंजाइम एंट्रोकाइनेज। इसके लिए हमने जैसे एक इलस्ट्रेशन जैसे बनाई थी, जैसे ट्रिप्सिनोजेन is converted into active form trypsin by the action of enterokinase enzyme. In the presence enterokinase enzyme, और ये एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या इंटेस्टाइनल जो कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एंट्रोकाइनेज एंजाइम। तो इसकी मदद से ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। An activator enzyme called the enterokinase. Enterokinase converts, very clear, enterokinase converts trypsinogen into trypsin. Trypsinogen को trypsin में convert करता है and trypsin then activates more trypsinogen और भी trypsinogen को एक्टिवेट करेगा, जिसकी मदद से और भी trypsin प्रोड्यूस होता रहेगा। So trypsin is the active form which acts upon प्रोटीन्स, यानी इसका फंक्शन आगे क्या होगा, इसकी सबस्ट्रेट क्या होगी, एंजाइम की सबस्ट्रेट है प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो लॉन्ग चेन है उनको किस में कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट पेप्टाइड्स के अंदर, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, उनके अंदर ट्रिप्सिन का काम हो कि ये प्रोटीन की डाइजेशन कराता है। प्रोटीन्स को शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स में उनको कन्वर्ट करने का काम इस ट्रिप्सिन एंजाइम का है। इसी तरह से दूसरा जो एंजाइम प्रीकर्सर है जिसे कहेंगे काइमोट्रिप्सिनोजेन। इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजेन है, इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन। ये जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एंट्रोकाइनेज एंजाइम की मदद से ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, बट ये जो काइमोट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। ये कौन, किसके एक्शन की मदद से, ये जो है इस ट्रिप्सिन एंजाइम की एक्शन से होता है। तो इसके हवाले से जैसे नेक्स्ट पेज पे इलस्ट्रेशन भी हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है ये प्रीकर्सर जो काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड ट्रिप्सिनोजेन दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। जैसे ट्रिप्सिन भी एक्टिव फॉर्म है और काइमोट्रिप्सिन भी एक्टिव फॉर्म है। काइमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है या प्रीकर्सर है पैंक्रियाटिक जूस का, और ट्रिप्सिनोजेन भी प्रीकर्सर है या इनएक्टिव फॉर्म है। तो अब ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, सबसे पहले जैसे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है और इस एंजाइम का नेम है एंट्रोकाइनेज एंजाइम। एंट्रोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, एंट्रोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ये ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। एंट्रोकाइनेज एंजाइम का काम है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो आपने थोड़ी देर पहले या टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे स्टेटमेंट पढ़ी थी, जैसे ही ट्रिप्सिन बनेगा यानी पहले इवेंट ये होगा, उसमें जैसे ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन होगा तो इट एक्टिवेट्स मोर ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन देन एक्टिवेट्स मोर ट्रिप्सिनोजेन। जैसे एनटीपी बुक के अंदर ये जो पॉइंट मौजूद है उसमें यही लिखा गया है कि जैसे ही ट्रिप्सिन बनेगा इट एक्टिवेट्स मोर ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन।
एंजाइम वही होगा, इंट्रोकाइनेज की मदद से होगा। बट जैसे ही ट्रिप्सिन बनेगा तो उसकी वजह से और भी ये ज्यादा अमल जैसे तेज होगा, यानी मोर ट्रिप्सिन प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होने के बाद फिर क्या होगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसी तरह से ये आप दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद करेंगे, नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम थोड़ी सी नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एसटीपी बुक के हवाले से। एसटीपी बुक के हवाले से हम जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में 256 पेज पे जैसे एंजाइम प्रीकर्सर के बाद की हेडिंग है बाइल जूस। जैसे यू नो वेरी वेल कि बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस इज मैन्युफैक्चर्ड और सिंथेसाइज्ड इन लिवर, लिवर में प्रोड्यूस होता है। इस हवाले से आप एसटीपी बुक है, उसके अंदर एक एसटीपी बुक में आप आएंगे, छोटी सी पॉइंट्स हैं कि लिवर में प्रोड्यूस होने के बाद किस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक की आता है, लिवर में प्रोड्यूस होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तक की किस तरह से सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले दो हेपेटिक डक्ट होते हैं, देन जो है हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट बन जाता है, सिस्टिक डक्ट के बाद कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो है देन जो ड्यूटीनम में इंटर होता है, बट पेंक्रियास के साथ भी एक जैसे एक डक्ट आता है, वो भी आके ज्वाइन करता है। हमने पहले भी इलस्ट्रेशन इसकी देखी है कि किस तरह से जो है ये लिवर की सीक्रेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूटीनम पार्ट में पहुंचती है। लिवर की सीक्रेशन जिसे हम कहते हैं बाइल जूस कहते हैं, दो हेपेटिक डक्ट है, और उसके बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये डक्ट जो गॉल ब्लैडर की तरफ जाता है ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट के बाद ये कॉमन जैसे बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट दैट इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट उसका जो ड्यूटीनम में, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ये कॉमन हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट होगा, उसमें आके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूटीनम में, उसमें आके दाखिल होता है। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा कि ड्यूटीनम में और कौन सी चीज आती है, एसिडिक काइम। काइम क्या होता है, जैसे एक क्रीम लाइक और पेस्ट लाइक फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो भी आके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूटीनम पार्ट है, पेंक्रियास की जूसेस इसमें आके शामिल होती है, इंटर होती है। इसी तरह से लिवर की जो सिक्रीशन है जिसे हम कहेंगे बाइल जूस, ये भी आके ड्यूटीनम पार्ट के अंदर इंटर होती है, ये भी आके ड्यूटीनम पार्ट के अंदर इंटर होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बाइल जूस को जैसे डिस्कस करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूटीनम पार्ट है उसमें जैसे बाइल जूस भी आके शामिल होती है कि बाइल इज मैन्युफैक्चर्ड इन लिवर। मैन्युफैक्चर्ड की मीनिंग है सिंथेसाइज या प्रोड्यूस जो है लिवर में होता है, बट स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर हमने शुरू में जीआईटी के हवाले से पढ़ा था, एक्सेसरी और इजाफी एक आर्गन है, कोई इसमें सीक्रेशन प्रोड्यूस नहीं होती, जस्ट जो लिवर की सीक्रेशन है जिसे बाइल कहते हैं उसकी स्टोरेज होती है। बाइल जो लिवर की सीक्रेशन जिसे बाइल जूस कहते हैं उसका जो स्टोर होगा वो गाल ब्लैडर के अंदर होता है। गाल ब्लैडर जस्ट एक सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आर्जी तौर पे जिसे बाइल जूस स्टोर होती है। बाइल का आगे काम क्या है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है। बाइल इमल्सिफाइज द फैट, जैसे बाइल जैसे फैट का एक जो बड़ा ड्रॉपलेट होता है, ये जब बाइल साल्ट्स का एक्शन होगा, जब इसमें बाइल साल्ट्स का एक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जैसे ये जो फैट है वो ब्रेक हो जाएगी। फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाएगा। देन इनके ऊपर जो है ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होगा, उसके बाद जो है एक लाइपेज लाइपेज एंजाइम का एक्शन होगा, और लाइपेज एंजाइम के एक्शन की वजह से देन यही फैट जो है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से जो है फैट्स की डाइजेशन होती है। फैट की डायरेक्टली जो है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में डाइजेशन नहीं होगी, पहले जिस तरह से बाइल साल्ट्स का एक्शन होगा जिसकी वजह से यही फैट का ड्रॉप है छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होगा ताकि सरफेस एरिया इनकी ज्यादा हो और उस पर लाइपेज एंजाइम एक्ट करे। तो ये इस अमल को हम कहेंगे, जब फैट छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो उस अमल को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जैसे बाइल इमल्सिफाइज द फैट
causing them to break down into numerous small droplets called emulsion. तो इसी तरह से जो है फैट जो है स्मॉलर छोटे मेनी ड्रॉपलेट्स में जैसे ये ब्रेक हो गए तो इस अमल को हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इससे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोवाइड्स रिजल्ट क्या होगी, जैसे रिजल्ट ये होगी लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लिपिड फॉर एक्शन ऑफ लाइपिड एंजाइम। जैसे यहाँ पे आप जैसे देखिए ओनली एक ही जैसे फैट का जैसे ड्रॉप है, बट ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जब ब्रेक हुआ है तो इसके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम का मजीद जो आसानी से एक्शन होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल में आसानी से ब्रेक हो सकती है। तो इमल्सिफिकेशन का मकसद यही होता है कि प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लिपिड फॉर एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम एंड हेंस स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तो ये बाइल साल्ट्स बहुत ही जरूरी है। बाइल साल्ट्स होंगे तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होगी। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स की वजह से जो फैट का बड़ा ड्रॉप है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होगा ताकि उस पर लाइपेज एंजाइम एक्ट करे। ठीक है, ये काम होता है इसमें। जैसे डाइजेशन, फैट की डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट इसी के अंदर, इसके अंदर ड्यूडिनम पार्ट के अंदर होती है। तो उसमें रोल किसका होता है, उसमें रोल होता है इन बाइल साल्ट्स का होता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बाइल के बाद जैसे एनटीबी बुक के हवाले से आप देखेंगे जैसे जेजुनम एंड इलियम, जेजुनम एंड इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एनथ पार्ट कंटिन्यूसी पार्ट है जेजुनम। और जेजुनम के हवाले से आपने देखा शुरू में जैसे इलस्ट्रेशन में भी आपने देखा था, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन जेजुनम। जेजुनम पार्ट है उसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगी। इसके बाद जैसे डाइजेशन का प्रोसेस आगे जैसे नहीं होगा, यहाँ पे काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जो फूड होते हैं उनको कंप्लीटली जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। सिंपल जैसे डाइजेशन का मकसद यही होता है breaking down of the complex large insoluble food particles into small simple and soluble form। तो ये small simple soluble form जो बनेगा इसी जेजुनम पार्ट के अंदर होगा जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होगी। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इसी पार्ट यानी जेजुनम के अंदर होगी। तो इसके टोकिन टाइप में सवाल है कि जेजुनम इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग एंड ये दोनों लॉन्ग कैसे आए, ये 2 एंड 3.5 जेजुनम एंड इलियम है। तीसरा पार्ट जो है इलियम है, उस हवाले से जेजुनम एंड इलियम है। तीसरे पार्ट को भी साथ जैसे बताए गए इलियम। ठीक है, तीन पार्ट है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, दूसरा पार्ट होगा जेजुनम और तीसरा पार्ट है इलियम, तीसरा पार्ट है इलियम। तो इनकी जैसे लेंथ जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ओनली 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर। ये 3.5 मीटर, 2.5 मीटर और ये जस्ट 25 सेंटीमीटर इनकी जो लेंथ होती है। तो इस तरह के जो लेंथ के हवाले से जो क्वेश्चन होते हैं ना इनको आप क्रेमिंग या मेमोराइज करेंगे। एक और पीएच के हवाले से भी जैसे क्वेश्चन है, खास तौर पे जैसे पेप्सिन एंजाइम है, इसमें इसका जो पीएच है डिफरेंट बुक्स के अंदर थोड़ी सी पीएच का वैल्यू जो है इसमें डिफरेंट बताया गया है। तो जब भी जैसे एमसीक्यू कोई होगा या क्वेश्चन होगा तो एक ही बुक का कोई किसी भी एक बुक का ऐसी जो वैल्यूज जो जिनमें डिफरेंस है, हमने बार बार आपको जैसे बताया है कि वैल्यू होगा कोई एक ही होगा, एक से ज्यादा वो नहीं होगा। जो अगर डिफरेंट बुक्स में है तो पढ़े रहे, हम इनको क्या कर सकते हैं, हम चेंज तो नहीं करेंगे, बट इनके वैल्यू को जहन में रखना है। बट जो क्वेश्चन होगा जब भी आएगा तो किसी एक बुक की वैल्यू में से आएगा, तो आपको इनको याद करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, याद करना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये आप लेंथ है, लेंथ है ये याद करनी है। ड्यूडिनम जो है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम दैट इज द 22.5 मीटर्स है 2.5 मीटर्स एंड इलियम इज अबाउट 3.5 मीटर्स लॉन्ग। बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से हमने पढ़ा था सबसे बड़ा लॉन्ग पार्ट है दैट इज द 6 मीटर लॉन्ग जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जैसे लेंथ है। हियर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इज कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन जेजुनम। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किस तरह से, बिकॉज के लाइनिंग ऑफ द जेजुनम एंड इलियम सीक्रेट सेवरल एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम है, जैसे एक अमाइनो पेप्टाइडेज
जैसे पेप्टाइडेज वर्ड किसको शो करता है, जैसे अमाइनो एसिड्स है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, उस बॉन्ड का नेम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम होगा तो उसे हम कहेंगे पेप्टाइडेज। जैसे आप सबको पता है कि एंजाइम की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें जो सफिक्स है AAC है, तो यानी ये एंजाइम का नेम है। और पहला पार्ट होता है वो सबस्ट्रेट का होता है, पहला पार्ट जो सबस्ट्रेट का शो करता है पहला पार्ट, और जो सफिक्स होता है AAC ये एंजाइम का, जैसे माल्टेज तो इसकी सबस्ट्रेट माल्टोज होगी। तो इस तरह से जो है पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, तो यानी इट स्प्लिट्स द पॉलीपेप्टाइड्स इनटू डाइपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, उस एंजाइम का नेम है अमाइनो पेप्टाइडेज। एरप्सिन पेप्टाइडेज, इट इज ये भी पेप्टाइडेज है, पेप्टाइडेज है। पेप्टाइडेज को जैसे कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में। देन जो आगे जैसे देखे ना, ये शुरू में हमने पेप्सिन के बारे में पढ़ा था। पेप्सिन जो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है उनको शॉर्ट चेन में ब्रेक करते हैं, और उसके बाद जैसे और भी अगर थोड़ी सी अमाइनो एसिड की जो चेन थोड़ी लंबी है तो उसको ये अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करेंगे, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे। डाइपेप्टाइड इसके बाद क्या होगा, इन्हीं को इंडिविजुअल आखिर में जैसे अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करने का काम, अमाइनो एसिड में ब्रेक करने का काम ये एरप्शन एंजाइम का। तो ये जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको, पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक करने का काम एरप्शन का एंजाइम है। एरप्शन अगेन प्रोटीन की डाइजेशन के हवाले से इसका रोल है। उसके बाद लैक्टेज, तो पहला पार्ट ये किसको, लैक्ट शो करता है। लैक्ट रेफर्स टू मिल्क, यानी मिल्क शुगर, मिल्क शुगर लैक्टोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम होगा उसका नेम है लैक्टेज। AAC मौजूद है तो ये एंजाइम को शो करता है। तो इसकी सबस्ट्रेट क्या होगी, कन्वर्ट्स, जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू, किसमें लैक्टोज को थोड़ी सी यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम के हवाले से है, कन्वर्ट्स लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। थोड़ी सी टाइपिंग एरर हुई है यहाँ पे, कन्वर्ट्स लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देना, कन्वर्ट्स लैक्टोज लैक्टोज, कन्वर्ट्स लैक्टोज, लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ये क्योंकि पहला पार्ट जैसे आपको पता है कि सबस्ट्रेट को शो करता है और दूसरा पार्ट AAC जैसे एंजाइम का नेम है, तो ये लैक्टोज इसकी सबस्ट्रेट होगी, लैक्टोज होगी, ठीक है। लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो मुझे रहमान साहब इसको आप ठीक कर देंगे, ठीक है ना, थैंक यू। तो ये जो लैक्टेज एंजाइम है इसका काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना। माल्टीज वर्ड से जाहिर है, इसकी जो पहले लेटर से आपको, पहले वर्ड से आपको पता चल रहा है, माल्ट रेफर्स टू माल्टोज शुगर, यानी ये एक ऐसा एंजाइम है जो माल्टोज को कन्वर्ट करे, कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। जैसे बिकॉज जैसे इनकी इंडिविजुअल यूनिट है ग्लूकोज, तो उसमें कंप्लीट डाइजेशन, माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड में ब्रेक हो रहे हैं। उसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज, इट कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन। जैसे STB में तो नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी एडिशनल जैसे पॉइंट है कि ये पैंक्रियाटिक लाइपेज अगर थोड़ी सी लिपिड रहती है ड्यूटीनम में तो कंप्लीट डाइजेशन हो ही जाती है, अगर फिर भी तो पैंक्रियाटिक लाइपेज पैंक्रियास से जो रिलीज हुआ था वो में भी जैसे डाइजेशन का अमल तो जेजुनम पार्ट तक हो सकता है, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट हो सकती है। STB में जैसे ड्यूटीनम लिखा हुआ है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन ड्यूटीनम। उसके बाद जैसे आप देखें कितने किस्म का मेन फूड जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, और तीसरी जो फूड की कैटेगरी है उससे हम कहेंगे लिपिड्स कहेंगे। तो ये 3 टाइप्स के जो फूड्स है ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुके हैं, किसमें जेजुनम पार्ट में हो चुके हैं। जेजुनम के बाद जैसे अब इलियम के अंदर जो है इनकी एब्जॉर्प्शन का अमल होगा। अब जैसे आप स्टूडेंट्स को ये भी याद है कि हमने पढ़ा था कि जो फूड हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो पहले च्यूइंग एक्शन की मदद से उसमें बोलस बनता है, बोलस से जो है कायम बनता है, और देन कायम से फाइनली कायल बनना है। कायल क्या होता है, जो सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल जो फूड होता है जो कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका है उसे हम कहते हैं कायल कहेंगे, इससे फूड को कहेंगे कायल कहेंगे। तो अब ये कायल बन चुका है फूड, इसमें जेजुनम पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है, तो अब ये कायल बनेगा। बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स
काइम इज टर्न्ड इनटू वाटरी इमल्शन कॉल्ड एज काइल। अब जो है ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, कायम से कायल बन चुका है, कायम से कायल बन चुका है। यहाँ से जैसे फूड की फर्दर क्या होगी, फर्दर जो एब्जॉर्प्शन का अमल होगा, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो अब इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन जो है इलियम पार्ट के अंदर होगी। इसी तरह से थोड़ा सा आप एसटीबी बुक है उसको जरा देखेंगे, थोड़े से और भी एंजाइम है, एक दो और एंजाइम है। पेज नंबर 298 पे एसटीपी बुक के अंदर पेज नंबर 298 पेज पे आप थोड़ी सी और भी एंजाइम्स हैं, इनकी नेम आपको याद करने। ठीक है, इस तरह से कौन कौन से नेम्स हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूक्लियोटाइडेज होंगे। न्यूक्लियोटाइडेज एक एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज एसी, तो यानी जैसे ये सफिक्स है एंजाइम के लिए तो इसका सबस्ट्रेट है न्यूक्लियोटाइड है, कन्वर्ट्स न्यूक्लियोटाइड इनटू न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये इसका काम क्या होगा, न्यूक्लियोटाइडेज का न्यूक्लियोटाइड को, क्योंकि इसकी जो सबस्ट्रेट होगी वो न्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड। साइड और टाइड के हवाले से यकीनन आपने जैसे पढ़ा है, जैसे सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में मिलते हैं। न्यूक्लियोटाइड की कंपोनेंट 3 कंपोनेंट होते हैं ना, आपको पता है, उसमें नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के साथ मिलता है तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोसाइड बनता है, और देन जो है फास्फोरिक एसिड और फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो बहरहाल ये आप इनको इस एंजाइम को आपको याद करना है, न्यूक्लियोटाइडेज कन्वर्ट्स न्यूक्लियोटाइड इनटू न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एक एंजाइम है, बाकी तो तकरीबन इस तरह से सारी डिस्कशन हो चुकी है। मोनोसेक्राइड अमीनो एसिड सो सब चीजें हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम जैसे नेक्स्ट आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे होगी, यकीनन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज इलियम। उसे हम कहते हैं इलियम कहते हैं, उसके अंदर इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है। तो सबसे पहले हम इलियम की स्ट्रक्चर देखेंगे कि इलियम किस तरह का किस तरह की स्ट्रक्चर है। तो इलियम के हवाले से अगर हम देखें तो किस तरह की स्ट्रक्चर है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है जिसे हम कहेंगे इलियम कहेंगे। इलियम पार्ट के अंदर, ओनली इलियम पार्ट के अंदर क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई कहते हैं। आपने जैसे स्टमक देखा, उसका ल्यूमन है, उसके अंदर कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है। जैसे आपने देखा कि जैसे इसोफेगस है, उसके अंदर कोई फिंगर लाइक इनर लेयर के साथ कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है। ड्यूडिनम में कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है। उसके बाद जैसे जेजुनम में, उसमें भी कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है। बट ये जो इलियम पार्ट होता है इसके अंदर इनर लाइनिंग में ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिन्हें हम कहते हैं विलाई कहते हैं। सिंगुलर इसका होता है विलस, सिंगुलर है विलस। तो आप जैसे ये जो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको अगर जैसे हम ओपन करेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो इसके अंदर ऐसी कई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अगर इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का हम सरफेस एरिया देखें तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। सरफेस एरिया कौन इंक्रीज करता है, यही इन विलाय के साथ एक माइक्रो विलाय होते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। किस तरह से हम इस पे आते हैं, जैसे एक ये सिंगुलर विलस है जिसमें आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक है जिसका नेम है विलस है। तो इस विलस की जो लाइनिंग इसमें आपको छोटी छोटी जैसे डॉट्स नजर आ रही है, ये सारे जो है सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिथेलियम की सेल्स है। ये जो सेल्स है लाइनिंग के सेल्स है, इन लाइनिंग के सेल्स को हम कहते हैं एपिथेलियम। जैसे ये बॉर्डर बना हुआ है इस लाइनिंग का, जिसे हम कहेंगे एपिथेलियम। जैसे ये जितनी भी डॉट्स आपको नजर आ रही है ये सेल्स है, इन सेल्स का नेम है एपिथेलियम की सेल्स है। ये सारे एपिथेलियम की सेल्स है विला एक सिंगुलर विलस के अंदर। तो इसी एपिथेलियम सेल को अगर हम थोड़ा सा इलाज करेंगे, बड़ा करेंगे, एसटीबी बुक के अंदर भी तस्वीर मौजूद आए थे, 298 पेज पढ़ा है, उसमें एपिथेलियम की एक अलग सिंगल सेल की तस्वीर मौजूद है 298। सी डायग्राम के अंदर आप जैसे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें सी डायग्राम है जो एक सिंगल एपिथेलियम सेल की है। सिंगल एपिथेलियम सेल है जिसमें आप जैसे देखेंगे
कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर काफी सारे ऐसे फोल्ड्स पड़े, काफी सारे ये फोल्ड्स पड़े। इन्हीं फोल्ड्स को हम कहते हैं माइक्रोविलाई कहते हैं। सच फोल्ड्स आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। सच फोल्ड्स आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्ड्स है। अगर फॉर एग्जांपल ये सेल इस तरह का होता, ये इस तरह का होता, एक सेल मेम्ब्रेन होती, एक सेल मेम्ब्रेन होती तो फूड जो है पार्टिकल यकीनन थोड़े से एब्जॉर्प्शन होती। अब क्योंकि इसकी जो है बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया बन चुकी है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रोजेक्शंस मौजूद है जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है ज्यादा होती है। ऐसे जिस तरह से हम कहते हैं कि एक अगर रूम है उसके अंदर एक ओनली एक वन रो हम बनाएंगे, वन रो बनाएंगे तो जाहिर है उसमें एक ही रो बनेगी, तादाद पर्सन की कम होती है। बट अगर जिस तरह से उस रो को हम ऐसे फोल्ड कर दें तो कई रो बन सकते हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, इस तरह से हो सकती है जब रन में रो बनते हैं। तो इसी तरह से सेम यही पॉइंट कि जैसे एपिथेलियम है उसकी लाइनिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, उसके अंदर कई जो ऐसी प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। यही माइक्रोविलाई जो फूड की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। तो आपने किस तरह से ये समझा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है उसके अंदर जब क्रॉस सेक्शन करेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती है जिन्हें कहते हैं विलाई कहते हैं। एक सिंगल विलस को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर एक एपिथेलियम के सेल्स है, एपिथेलियम के लाइनिंग पे सेल्स है। तो एक सिंगल एपिथेलियम सेल को देखेंगे उसके अंदर तो काफी सारे इसी तरह से प्रोजेक्शंस है जिन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई कहते हैं। सबसे पहले जो फूड की एब्जॉर्प्शन, कायल की एब्जॉर्प्शन इन माइक्रोविलाई के जरिए होगी। इसी तरह से और देखें विलस के अंदर क्या है। विलस के अंदर आप जैसे देखेंगे कि येलो कलर की आपको जैसे एक लाइन नजर आ रही है येलो कलर की, ये लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल इज कॉल्ड एज लैक्टियल। लिम्फ वेसल इज कॉल्ड एज लैक्टियल। विलस के अंदर हर एक विलस के अंदर लिम्फ वेसल एक होती है। लिम्फ वेसल जैसे ब्लड वेसल्स होती है इसी तरह से लिम्फ वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स किस सिस्टम का पार्ट है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। लिम्फ वेसल किस सर्कुलेटरी सिस्टम से ताल्लुक करेगी? यकीनन लिम्फेटिक सिस्टम से ताल्लुक होगा। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड द लिम्फ वेसल। और इसके लिए जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होगा, बायोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल होगा, उससे हम कहेंगे लैक्टियल, लैक्टियल आर लिम्फ वेसल। इस लैक्टियल आर लिम्फ वेसल के इर्द गिर्द आप जैसे देखें कैपिलरी बेड है, कैपिलरी बेड है। कैपिलरी बेड किस मकसद के लिए? जैसे ब्लू और रेड कलर की लाइन है इसके अंदर ये कैपिलरी बेड है। कैपिलरी बेड यानी यकीनन यहाँ पे कैपिलरीज है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए इस्तेमाल होती है। तो इससे अंदर तो ये कैपिलरी बेड है और बाहर जैसे देखें बाहर भी इस जेजुनम पार्ट के बाहर भी जैसे देखें इनका रिलेशनशिप इन्हीं ब्लड वेसल से है। कौन सी ब्लड वेसल होगी बाहर? जैसे ये ब्लू कलर की जो आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है इसका नेम है हेपेटिक पोर्टल वेन। और हेपेटिक पोर्टल वेन आगे कहाँ जाएगी? लिवर की तरफ जाएगी। यानी हर एक विलस के अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद, कैपिलरीज मौजूद है जो आगे जाके क्या बनाएगी? ऐसी कैपिलरीज आपस में मर्ज होके, सारी कैपिलरीज मर्ज होके एक वेन बनाएगी जिसका नेम होगा हेपेटिक पोर्टल वेन, जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे इनको एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करेंगे आगे किस तरफ? टुवर्ड्स लिवर की तरफ जाएगी। हर एक कैपिलरी, हर एक विलस के अंदर काफी सारी ब्लड कैपिलरीज है। इन कैपिलरीज में से जो फूड एब्जॉर्ब होगा वो जाके क्या बनेगा? हेपेटिक पोर्टल वेन बनेगा। ये सारी कैपिलरीज मर्ज होके हेपेटिक पोर्टल वेन बनाएगी। जैसे ये सारी कैपिलरीज जो है हेपेटिक पोर्टल वेन बनाएगी और हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ जाएगी? हेपेटिक पोर्टल वेन जाएगी लिवर के अंदर। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप एक टर्म सीखेंगे कि कौन सा फूड जो है वो लिवर की तरफ जाएगा और कौन सा फूड जो ट्रांसपोर्ट होगा, एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट होगा जो लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। लैक्टियल और लिम्फ वेसल जो होती है, लैक्टियल और लिम्फ वेसल इसके अंदर जो फैट्स की जो डाइजेशन हुई थी किसमें हुई थी? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में हुई थी। तो ये जो है इनकी एब्जॉर्प्शन और फर्दर ट्रांसपोर्ट लैक्टियल के जरिए होगी। और हेपेटिक पोर्टल वेन है इसमें जैसे ग्लूकोज, अल्टीमेट जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और इसी तरह से अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन हुई थी जो किसमें? अल्टीमेटली ग्लूकोज और अमाइनो एसिड में हुई थी, ये शामिल होंगे हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर। और लैक्टियल होगा इसमें जो तीसरा जो फूड का टाइप है जो जिसे हम फैट्स कहते हैं,
तो फैट्स किस में डाइजेस्ट हुए थे? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल या फैट्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं होगी। जैसे ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हुआ, जैसे इलियम पार्ट से ब्लड वेसल भी उसमें मौजूद है। ब्लड वेसल से कौन सा फूड जैसे आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। बट फैट्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल नहीं होते। फैट्स कहाँ जाएंगे? फैट्स से आएंगे लैक्टियल और लिम्फ वेसल में जाएंगे। तो इस तरह से ये भी थोड़ी सी एक टेक्निकल पॉइंट है, आप ध्यान में रखेंगे। किस तरह से दोबारा से हम देखते हैं ताकि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन करेंगे, कौन से पार्ट का पार्ट होगा? इलियम पार्ट। तो उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाय। विलाय की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसकी लाइनिंग पे जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियम के सेल्स हैं। तो सिंगल एपिथेलियम को अगर देखा जाए तो उसकी जो मेम्ब्रेन जो काफी सारे फोल्ड्स है जिन्हें कहते हैं माइक्रोविलाय। यही माइक्रोविलाय दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। एब्जॉर्प्टिव सरफेस, ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करते हैं। यही जो सरफेस होती है इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। यही जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस है वो इंक्रीज इन्हीं माइक्रोविलाय की वजह से। और ये माइक्रोविलाय कहाँ होते हैं? ये एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, हर एक एपिथेलियम के अंदर ऐसे जो है माइक्रोविलाय हर एक एपिथेलियम के अंदर मौजूद है जो दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। जस्ट एक जैसे अगर सेल मेम्ब्रेन होती तो थोड़ा मटेरियल जैसे एब्जॉर्ब होता है, इसके अंदर जो कई और प्रोजेक्शंस हैं तो इस वजह से ज्यादा जो है मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल होती है। उसके बाद इससे एक विलस के अंदर हम देखेंगे कि एक लिम्फ वेसल है दैट इज कॉल्ड द लैक्टियल। और साथ साथ में ब्लड कैपिलरीज भी है, कैपिलरी बेड भी है। व्हाई? बिकॉज यहाँ से जो कैपिलरीज है वो सब मर्ज होके क्या बनाएगी? हेपेटिक पोर्टल वेन बनाएगी। और हेपेटिक पोर्टल वेन लीड्स टू लिवर, दैट गोज टू लिवर। और लिवर के अंदर कौन सा फूड जाएगा? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। लैक्टियल के अंदर कौन सा फूड एब्जॉर्ब होगा? लैक्टियल के अंदर फैट्स एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, होपफुली आपने ये इन चीजों को समझ लिया होगा। एक और इलस्ट्रेशन इस तरह की देखते हैं ताकि और भी थोड़ा सा आपका जो है जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन या जीआईटी के हवाले से आपने पढ़े हैं कि चार उसके जो लेयर होते हैं। आउटर लेयर सेरोसा, दूसरा लेयर होता है जिसे मस्कुलरिस कहते हैं, तीसरा लेयर होता है जिसे सब म्यूकोजा कहते हैं, चौथा जो लेयर होता है जिसे म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। इस म्यूकोजा के अंदर, और आपको याद होगा सब म्यूकोजा के अंदर हमने पढ़ा था कि लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं सब म्यूकोजा लेयर के अंदर। म्यूकोजा जो लेयर होता है, म्यूकोजा लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। तो ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहेंगे विलस कहेंगे। एक सिंगुलर टर्म विलस है। और ये पूरा जो सिंगल लेयर आप एपिथेलियम है, तो इसके अंदर यकीनन आपको जैसे कि पर्पल कलर के ऐसे डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं, ये सारे सेल्स हैं न्यूक्लियस है इनके। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे और क्या है, हर एक जैसे एक एपिथेलियम सेल को आप देखेंगे उसके अंदर कई जो माइक्रोविलाय है। माइक्रोविलाय क्या है? माइक्रोविलाय जैसे जस्ट जो है जैसे एक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, बट इसकी जो है बहुत ज्यादा फोल्ड्स है। तो माइक्रोविलाय इसका माइक्रोविलस सिंगुलर हुआ। और माइक्रोस्कोपिक सेल्यूलर मेम्ब्रेन प्रोट्रूजन, सेल्यूलर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की जो है प्रोजेक्शन और प्रोट्रूजन है। एंड दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन, ताकि जो है सरफेस एरिया ज्यादा हो और ये मटेरियल्स की जो है एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो ये इनर लेयर जो सबसे इनर लेयर दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा, उसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो थोड़ी सी ग्रीन कलर की वेसल नजर आ रही है विलस के अंदर, इसका नेम क्या है? टाइप करें, जूम चैट के अंदर टाइप करें। मुजीबर रहमान साहब, आपके स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? यासिन साहब, जठान साहब, लैक्टियल और लिम्फ वेसल। ठीक है, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो ये जो है लैक्टियल और लिम्फ वेसल है। लैक्टियल कहेंगे या लिम्फ वेसल कहेंगे? लैक्टियल और लिम्फ वेसल, लैक्टियल और लिम्फ वेसल है। इसके बाद ये जो रेड एंड ब्लू कलर की जैसे लाइनिंग है, ये क्या है? ये कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज बेड या ब्लड कैपिलरीज हम इसे कहेंगे। तो इन अदर क्वेश्चन है कि लिम्फ वेसल के अंदर किन चीजों की एब्जॉर्प्शन होती है? लिम्फ, टाइप करें जूम चैट के अंदर टाइप करें लिम्फ वेसल के अंदर या लैक्टियल के अंदर किस चीज की एब्जॉर्प्शन हो?
फैट्स की, और ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर किन चीजों की एब्जॉर्प्शन होगी? ब्लड कैपिलरीज के अंदर एग्जैक्टली जो शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन होगी। वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कौन सी वेसल है? हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन लीड्स टू लिवर, और लिवर के बाद देन आगे हार्ट और हर पार्ट तक ये सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आपने ये समझ लिया होगा कि विलाय किसे कहते हैं और माइक्रो विलाय किसे कहते हैं, फर्क है। विलाय तो ओवरऑल ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिससे हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, पूरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाय कहेंगे। एक सिंगल जो है, सिंगुलर जो होती है उसे हम कहेंगे विलस कहेंगे। विलस को हम देखेंगे तो उसके अंदर एपिथेलियल सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है। तो यानी इसके अंदर सेल्स कौन से? एपिथेलियम के सेल्स है, ये सारे एपिथेलियम के सेल्स है। एक सिंगल एपिथेलियम सेल को अगर हम देखेंगे, ये एक एपिथेलियम सेल है, तो उसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ऐसी फोल्ड्स है, प्रोट्रूजन है या प्रोजेक्शंस है, तो फिंगर लाइक एरियाज है, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई कहते हैं। जस्ट इन्हें हम कहेंगे माइक्रोविलाई। ये जो प्रोजेक्शंस है इन्हें हम कहेंगे माइक्रोविलाई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विलाई एंड माइक्रोविलाई। ऐसे नहीं है कि जैसे ये माइक्रोविलाई और ये विलाई, माइक्रो की मीनिंग छोटी और ये विलाई बड़ी है और ये छोटी, इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम जैसे मजीद एसटीपी बुक की जो पॉइंट्स हैं हम उस पर आते हैं कि किस तरह से जो इनकी एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन, जैसे जेजुनम एंड हीलियम 256 पेज एनटीपी में थे। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन आए ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन से आगे कहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होगा? जैसे पेज नंबर है 256 है, एनटीपी बुक का ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड इलियम इज द मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कौन सा है? लाइक ये जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ था इसकी बात हो रही है। कौन सा फूड? जैसे अब जो फूड जो है कायल बन गया है, इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द म्यूकोसा फ्रॉम न्यूमरस विलाय व्हिच आर फॉर्म विलाय। तो इसमें जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर आप देखेंगे इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसी मौजूद है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहेंगे विलाय कहेंगे। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाय। कौन सी लेयर के साथ है? म्यूकोसा लेयर की 4 लेयर है, सेरोसा, नंबर 2 मस्कुलरिस, नंबर 3 सब म्यूकोसा एंड नंबर 4 इज म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिन्हें हम कहेंगे विलाय, which are 0.5 to 15 millimeter in length। बहुत ही छोटी छोटी ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। Each villus is covered by simple columnar epithelium। तो आपने देखा थोड़ी देर पहले एक विलस में देखा कि इसके अंदर जो है ऐसे कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल्स है, पूरी इस विलाय के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद है, पूरा लेयर है, सिंगल कॉल्यूमुलर एपिथेलियम। एंड इट कंटेन्स अ ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क एंड लिम्फ कैपिलरी कॉल्ड लैक्टियल। इसके अंदर आपने देखा कि एक उसमें लैक्टियल भी है और प्लस में आपने देखा कि लिम्फ कैपिलरीज भी है और ब्लड कैपिलरीज भी है। लैक्टियल एंड लिम्फ कैपिलरी है। लिम्फ कैपिलरी जैसे लिम्फ वेसल उसे हम कहते हैं दैट इज लैक्टियल, और जो ब्लड कैपिलरीज दोनों है। द स्ट्रक्चरल फीचर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं? एंड मेक इट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। The internal walls are folded to increase the surface area for the absorption. Villi and microvilli further increase the surface area for absorption. कैसे? जिस तरह से हर एक एपिथेलियम के अंदर आपने देखा है, हर एक एपिथेलियम के अंदर माइक्रोविलाई है जो यकीनन जो सरफेस एरिया की फॉर एब्जॉर्प्शन इसको इंक्रीज कर रहे हैं। टू रीच द ब्लड और लिम्फ एंड न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल मस्ट पास थ्रू थ्रू एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग एंड थ्रू ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स। जैसे जो भी डाइजेस्टेड फूड है, आपको पता है कि एक डाइजेस्टेड फूड जो है एपिथेलियल सेल से क्रॉस करके कहाँ जाना है? एपिथेलियल सेल से क्रॉस करके, मस्ट क्रॉस, उसमें एब्जॉर्ब होगी, या तो जाना है ब्लड कैपिलरीज पे जाना है या जैसे लिम्फ कैपिलरीज या लैक्टियल में जाना है। देन जो आपको हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डाइजेस्टेड फूड शामिल होगा, यकीनन उसके लिए जो है इस
एपिथेलियल सेल को क्रॉस करना, एपिथेलियल सेल को क्रॉस करना। थोड़ी देर पहले हमने जो इलस्ट्रेशन में पॉइंट्स देखे थे वही सेम है। इसी तरह से हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, किन किन की डाइजेस्टेड फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड एक जैसे हमने पढ़ा था कि सिंपल शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, और एक फूड है जिसे हम कहेंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। ये जो फूड है इसकी जो एब्जॉर्प्शन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की किस तरह से एब्जॉर्प्शन होगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगे। एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों प्रोसेस के जरिए हो सकती है। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी ये दोनों जैसे हेडिंग्स मौजूद है कि एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन के जरिए भी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी हो सकती है। द मोनोसैकेराइड्स आर ट्रांसफर्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टू द कैपिलरीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ब्लड। जैसे देखिए आप स्टूडेंट्स को याद है हमने एक प्रोसेस पढ़ा था डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फर्स्ट ईयर में एसटीबी चैप्टर 14 के अंदर जैसे डेफिनेशंस मौजूद है, मोर ओवर कुछ डेफिनेशंस फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 के अंदर भी मौजूद है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है डिफ्यूजन बट एक स्पेशल चैनल या प्रोटीन बने हुए उनके जरिए जो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, तो उसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थ्रू प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स होंगे, उनके गेट्स होंगे, उनके जरिए जैसे मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं तो उसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे ग्लूकोज को पास हर साइड से ग्लूकोज यहाँ से दाखिल नहीं हो सकती है, तो ग्लूकोज को इंटर होने के लिए एक गेट्स हैं, उनके जरिए जैसे ग्लूकोज जो अपटेक होगी सेल के अंदर, तो उसे कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसकी हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट की। यकीनन कौन सा प्रोसेस होगा? तो इसमें प्रोसेस होगा मोनोसैकेराइड आर ट्रांसफर्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट आगे किस में जाएंगे? कैपिलरीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ब्लड। जैसे आपको याद है लिम्फ वेसल नहीं, लिम्फेटिक कैपिलरीज नहीं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब होगा। एंड आर कैरिड बाय द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए कहा जाएगा टुवर्ड्स द लिवर। थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में पढ़ा था, वेयर नॉन ग्लूकोज आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज और इंटर्स थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये सारी चीजें जो है ये लिवर के अंदर काम होगा, जो फर्दर जो है लिवर के अंदर काम होगा। ठीक है, फर्दर ये काम आगे जो है लिवर के अंदर होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, where non-glucose sugars are converted into glucose, glucose enter the cells through the diffusion। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी जो हेडिंग है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स पे आएंगे, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन पे आएंगे। लिपिड की थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है, थोड़ा सा समझने जैसा है, थोड़ी सी उसमें टेक्निकल पॉइंट है, कोशिश करें थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट है कि लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इन, किसमें कहाँ पे डाइजेशन, लिपिड डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। पहली बात वेरी क्लियर है। उसके बाद आफ्टर ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एपिथेलियल सेल। आपको याद है हमने पढ़ा था विलाई के अंदर जो सब बाहर के जो सेल्स का लेयर है उसे हम कहते हैं एपिथेलियम कहते हैं। तो एपिथेलियल सेल उसको क्रॉस करके देन यहाँ पे लैक्टियल और लिम्फ वेसल होती है, लैक्टियल और लिम्फ वेसल होती है। तो यानी जो भी फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल होंगे तो एपिथेलियल सेल से होते हुए किसमें आएंगे? इस लिम्फ वेसल। दे आर recombined to form into fats into these cells। उसके बाद जैसे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल जो होते हैं ये रिकम्बाइन हो जाएंगे वापस। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे ये जिस तरह से वेसल को हम कहते हैं लैक्टियल और लिम्फ वेसल, लैक्टियल और लिम्फ वेसल है तो उसके अंदर जैसे आप देखें कि एक जैसे सिंगुलर विलस है उसके अंदर ये मौजूद है, तो उसके अंदर फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल जब होंगे ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे कि जैसे वापस जैसे एक खास कंपोनेंट बनेगा। बिकॉज इसके साथ साथ और भी चीजों की मिक्सचर होती है, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन ये भी जैसे मिक्स हो जाएंगे और इसके रिजल्ट में एक फैट के छोटे पार्टिकल बनेंगे जिन्हें कहेंगे काइलोमाइक्रोन्स। जैसे ये जो पॉइंट्स है लैक्टियल के अंदर ये काइलोमाइक्रोन्स बन गए। जब फैट्स की कॉम्बिनेशन होगी किसके साथ? फैट्स, यही फैट्स कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे तो काइलोमाइक्रोन बन जाएंगे। ये काइलोमाइक्रोन मोस्ट ऑफ व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सोसाइटोसिस आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स इनटू द लैक्टियल। तो सिंपल वर्ड्स में आप यही कहेंगे कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होंगे
तो एपिथेलियल सेल्स होगी, इसी के अंदर जो है ये काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं। काइलोमाइक्रोन्स इसी एपिथेलियल सेल के अंदर बनेंगे। देन जो क्या होगा कि ये जो एक्सोसाइटोसिस के जरिए किसमें जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में भी लैक्टियल और लिम्फ वेसल में जाएंगे, और एक्सोसाइटोसिस के बाद एपिथेलियल सेल्स इनटू द lacteal or lymph vessel containing chylomicron eventually drain into the lymphatic system and then into the vein, और वेन के बाद हार्ट में जाएगा। डायरेक्टली हार्ट के अंदर ये काइलोमाइक्रोन्स नहीं जाएंगे। एक और इलस्ट्रेशन में आते हैं, उसमें हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन और गट है, उसमें जो फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू, और जैसे फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल किस में कन्वर्ट हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है उसके अंदर, जैसे जाहिर है ल्यूमन के अंदर हो। तो उसके बाद जैसे आपने देखा होगा ये कौन सी लाइनिंग है, जैसे हम ये कहें कि ये एपिथेलियम की लाइनिंग है, जिन्हें हम कहेंगे माइक्रोविलाई। तो इन माइक्रोविलाई से क्रॉस करके ये किस में आए, ये जो सेल है ये है माइक्रोविलाई की, सॉरी ये सेल है जो एपिथेलियम सेल है। इसी एपिथेलियम सेल के अंदर जैसे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, तो ये जो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल है ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइग्लाइसराइड में। थोड़ा सा इजाफी पैटर्न जो है एसटीबी एनटीबी में नहीं है, बिकॉज उसमें यही लिखा हुआ कि दे आर कन्वर्ट इनटू फैट। तो किस तरह से हम नोट करेंगे कि मोनोग्लाइसराइड या ये सिंपली कहेंगे ग्लाइसरोल और फैटी एसिड एपिथेलियम में क्रॉस करके एपिथेलियल सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके जरिए ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइग्लाइसराइड में। तो इसी एपिथेलियम के अंदर, इसी एपिथेलियम सेल के अंदर अदर जो जैसे कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन होते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन प्लस ट्राइग्लाइसराइड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन प्लस ट्राइग्लाइसराइड, ये गोल्जी एपराटस होता है एपिथेलियम के अंदर। उसी के अंदर एक अनदर बॉडी बनेगी, एक बॉल लाइक, जिसे हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन कहेंगे। काइलोमाइक्रोन इसी जो है एपिथेलियल सेल के अंदर बनेंगे। देन ये काइलोमाइक्रोन जो है एक्सोसाइटोसिस, ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में नहीं दाखिल होंगे, ये काइलोमाइक्रोन दे इंटर इनटू द लैक्टियल और लिम्फ वेसल। देन ये लैक्टियल और लिम्फ वेसल में दाखिल होंगे। लैक्टियल और लिम्फ वेसल में दाखिल होने के बाद ये आगे जाके एक बड़ी वेन में दाखिल होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, और वेन दैट ड्रेन्स इनटू द हार्ट। तो यानी हार्ट के अंदर ये वापस फैट्स आएंगे, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आएंगे। तो दोबारा से प्रोसेस देखिए जो हमने अभी पढ़ा है एनजीबी बुक के अंदर, जब फैट्स की जब डाइजेशन होगी किसमें होगी, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में होगी। तो ये कहाँ पे होगी, जैसे ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें होगी। ये कौन सा सेल है, ये है एपिथेलियम है, ये सेल है, इसका नेम है एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल के अंदर जैसे ये जो है प्रोजेक्शन है जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई, इनके जरिए एब्जॉर्ब होने के बाद इसी एपिथेलियम सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी एनटीपी बुक में लिखा हुआ है कि ये वापस फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स कौन सी, ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड कन्वर्ट होने के बाद जैसे कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन ये भी एपिथेलियल सेल के अंदर मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन प्लस ट्राइग्लाइसराइड, ये तीनों जब गोल्जी एपराटस के अंदर इनकी प्रोसेसिंग होगी तो उसके रिजल्ट में काइलोमाइक्रोन बनेंगे। देन काइलोमाइक्रोन यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के जरिए लैक्टियल और लिम्फ वेसल में जाएंगे। लैक्टियल और लिम्फ वेसल में ट्रांसपोर्ट होंगे तो आगे जो है यकीनन लिम्फेटिक सिस्टम जो होगा एक लार्जेस्ट वेन में जाके इंटर होगा, और वेन दैट इंटर्स इनटू द हार्ट। इस तरह से इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हार्ट के बाद देन सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड के जरिए यकीनन आप ये याद करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। आखिरी हेडिंग पे आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, हाउ प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब। हाउ प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब, फैट्स के बाद प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन कि प्रोटीन किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। हाउ प्रोटीन्स आर डाइजेस्ट होने के बाद इंडिविजुअल जैसे प्रोटीन हो गए पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड है। प्रोटीन्स आर नथिंग बट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। जब इनकी कंप्लीट डाइजेशन होगी तो ये इंडिविजुअल अमीनो एसिड बनेंगे। तो इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई एंड एंटर इनटू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। आपको पता है कि एक जो विलस होती है
विलस के अंदर एक तो लेक्टियल है और लेक्टियल के इर्द गिर्द आपने देखा कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर जैसे शुगर्स भी एब्जॉर्ब होती है एज वेल एज अमाइनो एसिड दोनों एब्जॉर्ब होते हैं। तो अमाइनो एसिड भी इसी तरह से एब्जॉर्ब होके हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जाएगी विच ट्रांसपोर्ट देम टू द लिवर, वो आगे जो लिवर में जाएगी। अमाइनो एसिड में भी मॉडिफाइड इनटू लिवर एंड रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। इन्हीं अमाइनो एसिड में से आगे और भी नए नए प्रोटीन भी बन सकते हैं, वो प्रोसेसिंग का काम जो लिवर के अंदर होगा और देन डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द मोस्ट अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स एंड कुछ अमाइनो एसिड में भी यूज्ड फॉर एनर्जी। इसी अमाइनो एसिड आपस में मिलकर न्यू प्रोटीन भी बन सकते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, न्यू प्रोटीन बनेंगे न्यू सेल्स के हवाले से। नंबर 2, इन्हीं अमाइनो एसिड्स में से जैसे इन्हीं अमाइनो एसिड में से क्या बनेगा, जैसे आगे जाके यूटिलाइज हो सकते हैं एनर्जी में। एनर्जी में भी जैसे यूटिलाइज या एनर्जी कौन सी सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए जैसे अमाइनो एसिड्स होंगे उनकी जो यकीनन आगे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी जैसे रोल है, ग्लूकोज की नहीं और भी कंपोनेंट होते हैं, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल या अमाइनो एसिड के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनकी भी जैसे अल्टीमेटली जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो और देन एसिटाइल कोएंजाइम और आगे क्रैब साइकिल आपने जो पढ़े हैं फर्स्ट ईयर के हवाले से, तो उसमें भी एनर्जी बनाने में भी इस्तेमाल होगा। आखिरी हेडिंग के हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम अभी जो हमने डिस्कस किया है कि जैसे जो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल तो चले जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम में, बट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की मीनिंग ये होती है जैसे आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पे जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे हेडिंग है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो कैपिलरीज निकलती हैं जैसे लिम्फ वेसल्स के अंदर जो है और सारी विलाय के अंदर जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज डायरेक्टली हार्ट की तरफ नहीं जाएंगी, ये हेपेटिक पोर्टल वेन बनाएगी। हेपेटिक पोर्टल वेन इंटर्स इन द लिवर और देन लिवर के बाद जो है ये वापस तो हार्ट में जाएंगे। वरना अदर पार्ट्स है जैसे उसमें ये होता है कि जो भी जैसे ब्लड रिटर्न होता है डायरेक्टली हार्ट के अंदर आता है, आर्गन से हार्ट की तरफ जाता है। बट एक आर्गन जैसे अदर देन हार्ट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पहले लिवर और लिवर के बाद हार्ट में जाए, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पोर्टल सिस्टम एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है और दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, जो लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा हो। तो यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड डायरेक्टली हार्ट के अंदर नहीं गया है, जैसे वेनस सिस्टम के जरिए हार्ट के अंदर नहीं गया, पहले लिवर के अंदर गया, लिवर के बाद देन हार्ट के अंदर आए। तो ऐसी ब्लड वेसल जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ आती है उसे हम कहेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये जो लिवर से हार्ट की तरफ जाएगी जस्ट इसे कहेंगे हेपेटिक वेन कहेंगे। तो ये डिफरेंस होता है हेपेटिक पोर्टल वेन एंड जस्ट हेपेटिक वेन का। हेपेटिक वेन जो है लिवर से हार्ट की तरफ जाएगी, हेपेटिक पोर्टल वेन होगी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है, जीआईटी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ जो ब्लड वेसल जाएगी उसका नेम होगा हेपेटिक पोर्टल वेन, दैट इज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होगा। हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर से देन जो है हेपेटिक आर्टरी के जरिए हार्ट की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे पोर्टल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली हार्ट की तरफ नहीं, पहले लिवर के अंदर, ताकि काफी सारी चीजों की प्रोसेसिंग हो, नई चीजें बने, अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल हो तो वो भी रिमूव हो जाए, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। इसी वजह से नेचर ने लिवर जैसा आर्गन जो हम चीजें खाते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं, पहले लिवर में मॉडिफाई हो, प्रोसेसिंग हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो, देन उसके बाद जो है हार्ट की तरफ सर्कुलेशन जाए। बस आज के दिन के हवाले से हम इतना ही डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की क्लास होगी अब सी का।